टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, फिर एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सबसे पहले ये जो क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो तुम लोग एफडब्ल्यू टेलर का इंट्रोडक्शन दोगे, डेफिनेशन दोगे। ये सब पिछले वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, वापस से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा आंसर एफडब्ल्यू टेलर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन, और फिर तुम सी में बोलोगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ ये 4 मार्क का एग्जाम में आएगा, 8 मार्क का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तुम्हारे सामने एक एक टेक्निक्स है जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंसेप्ट है। ये 100 साल पहले लिखा गया था और 100 साल बाद भी उतना ही वैलिड है जितना उस समय था। तो एक एक करके देखेंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया वो एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उसको इंप्रूव करने के लिए। तो जब फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, उसके बाद उन्होंने कुछ नतीजे निकाले। वो नतीजे के 2 भाग थे, एक भाग था प्रिंसिपल्स और एक भाग था टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स पिछले वीडियो में दिया गया है, टेक्निक्स इस वीडियो में हम बता रहे हैं। सबसे पहले वर्क स्टडी। अभी एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है ना, का मानना था कि बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स तुम वर्क स्टडी करो। अब ये वर्क स्टडी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एक्टिविटी लेते हैं कि सब्जी बनाना है माता जी को। पहले क्या होगा, सब्जी को धोएंगे, कटिंग होगा, फिर कढ़ाई में डालेंगे, मसाले डालेंगे, गैस का एक बर्नर का एक सेट टेम्परेचर में उसको पकाएंगे, ठीक है ना, उसमें में भी पानी ऑयल जो भी मिक्स करना है। सो वर्क स्टडी में उन्होंने सबसे पहले दिया, जैसे सब्जी एक बड़ा एक्टिविटी, बट उसको छोटे छोटे भाग में कैसे अपन ने बांटा। पहले क्लीनिंग होगा, ठीक है ना, फिर उसको कढ़ाई में रखेंगे, फिर में भी पानी डालेंगे, थोड़ा तेल, नमक, अलग अलग मसाले। सो हर एक एक्टिविटी जो है, ये सब्जी कुकिंग को एक छोटे छोटे 10-15 एक्टिविटी में बांट दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस वर्क स्टडी में टाइम स्टडी लाया। इफ आई से देयर आर 10 एक्टिविटीज इन कुकिंग, वेजिटेबल कुकिंग, तो हर एक एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है वो उन्होंने मेजर किया। सो दैट इज टाइम स्टडी। ये एफडब्ल्यू टेलर की ही देन नहीं थी। एफडब्ल्यू टेलर से 100 साल पहले काम को कितना टाइम लगता है ये स्टडी शुरू हो चुका था। सो बोलते ना, हर एक पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, जैसे तुम घर पे बैठते हो, यहाँ पे आते हो, तुम्हारा ड्राइविंग का टाइम, फिर यहाँ पे क्लास करते हो, फिर वापस जाते हो, वापस ड्राइविंग का टाइम, तुम घर पे थोड़े से मिनट्स पढ़ाई करोगे, वो टाइम। सो हर एक टाइम को ऐड किया जाए, सो तुम्हारा वो स्टडी टाइम में काउंट किया जा सकता है, ठीक है ना। सो ये टाइम स्टडी है। बट टाइम स्टडी किस चीज का, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेथड स्टडी। नाउ मेथड स्टडी क्या है, तुम फॉर एग्जांपल घर से इधर आए, एक स्ट्रेट रास्ते से आया होगा, ये एक मेथड था आने का। एक गोल घूम के आना था, वो एक तरीका था, मतलब सीधा आए, एक नॉर्थ से आए, एक साउथ से आए, एक वेस्ट से आए, एक ईस्ट से आए, अलग अलग 4 दिशाओं से। सो मेथड स्टडी क्या है, एक सेम टास्क अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। समझ में आया? तो तुम जब अलग अलग मेथड स्टडी करते हो एक सेम काम करने का, फॉर एग्जांपल तुमको नासिक टू मुंबई जाना है, लीस्ट कॉस्ट और बेस्ट टाइम में, एक तरीका है एरोप्लेन में जाओ, बट उसका कॉस्टिंग विल बी 4 to 5,000 लास्ट मिनट में बुकिंग कराया तो। एक तरीका है बस में जाओ,
एक तरीका है साइकिल, स्कूटर, कार, हर एक विल इन्वॉल्व सम कॉस्ट। तो तुम देखते हो नासिक टू मुंबई जाने का फास्टेस्ट रूट एट द लीस्ट कॉस्ट, हर एक मेथड को स्टडी करोगे और फिर नतीजा निकालोगे कि दिस इज द मेथड जो सबसे जल्दी पहुंचते हैं 2.5 से 3 घंटे में, मे बी बाय कार, एट द लीस्ट कॉस्ट। बस में वेटिंग होगा तो उसमें भी टाइम जाएगा, साइकिल में 2.5 नहीं कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे, शायद ज्यादा, है ना। तो ये मेथड स्टडी है। तुम काम करने के अलग अलग तरीके ढूंढो। अच्छा, स्टडी करने के भी अलग तरीके, कुछ लोग रट्टा मारते तोते की तरह, कुछ लोग सिर्फ पॉइंट्स रीड करते हैं, कुछ लोग मे बी चिट्ठी बनाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में परीक्षा देने के टेक्निक। सो बेस्ट मेथड जो अपनी नोट्स में अभी जो मैं बताने वाला हूँ स्टोरी, ये पॉइंट्स खत्म होने के बाद, तो उससे तुम्हारा पॉइंट्स थ्रू स्टोरी कनेक्टिव लर्न हो जाएगा, वो भी एक टेक्निक है। सो लर्निंग, पढ़ाई करने के जो अलग अलग टेक्निक्स है वो तुम देख के, एक बेस्ट तरीका है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेगा। तुम पॉइंट्स बाकायदा लर्न कर सकते हो यूजिंग क्रिएटिव टेक्निक और अंदर का खुद का लिख सकते हो, ठीक है। सो मोशन स्टडी, नेक्स्ट इज मोशन स्टडी इज जब सपोजिटली तुम्हारी माताजी सब्जी उठाएगी और पानी में धोएगी, इट विल इन्वॉल्व बॉडी मोशंस, लिफ्टिंग ऑफ वेजिटेबल, फिर गोइंग टू द वॉश बेसिन, टैप खोलेगी, पानी डालेगी, ठीक है, टैप बंद करेगी, फिर उसको सुखाएगी। ऑल दिस विल इन्वॉल्व सर्टेन बॉडी मोशंस। तुम मोबाइल भी जब हाथ में लेते हो, तुम मे भी राइट हाथ से उठाओगे, अनलेस यू आर लेफ्टी, उठाओगे, फिर ऐसे लोगे, फिर प्रोबेबली लेफ्ट हाथ में लोगे और राइट हाथ से। सो ईच ऑफ द स्टेप्स यू रिक्वायर बिफोर स्टार्टिंग तुम्हारा जो भी स्नैपचैट या व्हाट्सएप के लिए, तुम मोबाइल में भी जहां पे भी रखा हुआ है उसको उठाने से लेकर व्हाट्सएप तक पहुंचने के लिए देयर विल बी बॉडी मोशंस, और हर एक मोशन का टाइम चेक किया तो दैट इज अ टाइम स्टडी। और मेथड स्टडी क्या है, तुमने राइट हाथ से उठाया, लेफ्ट हाथ में रखा, फिर पासवर्ड जो भी है, ठीक है ना, और एल्स देयर इज वन मोर वे, तुम डायरेक्टली लेफ्ट हाथ से उठाओगे तो तुम्हारा एक बॉडी का मोशन कम होता है, तुमको राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया? सो प्रोबेबली यू विल फाइंड दिस अ मोर फास्टर वे टू स्टार्ट द मोबाइल। यही कंपनी में 1000 वर्कर 1 मिनट का टाइम सेव होता है तो तुम्हारा 15 घंटा डायरेक्टली सेव होएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मोशन स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी क्या होता है? एक जॉब विल हैव 8 आवर्स, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ वर्क एंड 8 आवर्स ऑफ रिक्रिएशन, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ जॉब्स में, जैसे जो लोग पत्थर तोड़ते हैं, उनका फिजिकल थकान ज्यादा है, हम टीचर्स का मेंटल टायर्डनेस ज्यादा है, डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं उनका फिजिकल मेंटल दोनों होता है, बिकॉज सर्जरी में खड़े रह के सर्जरी करना पड़ता है। फटीग स्टडी में यदि एक गोल दे दिया जाए एम्प्लॉय को और उस पे वो काम करेगा, एक ऐसा वक्त आएगा दिन में कि वो थकेगा। नॉर्मली जैसे हम जब सिखाते हैं, आफ्टर एवरी 2 आवर्स फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रेक हम एक्सपेक्ट करते हैं। नॉन स्टॉप 6 घंटा 8 घंटा एक दिन वी कैन टीच, 2 3 4 दिन बाद बॉडी का बैंड बजता है। सो आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स एक फ्यू मिनट्स का ब्रेक इज गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड। तो फटीग स्टडी आइडेंटिफाई करता है कि वर्किंग टूल्स कौन से हैं और कितने जल्दी थकान आता है। इफ उसको लिफ्ट करना है बार बार और मशीन में डालना है तो फटीग में भी फ्यू मिनट्स या आवर्स में आ जाएगा। ये इसलिए जरूरी है कि इफ जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उनके लिए वीक में एक लिमिट है फ्लाइंग टाइम, उससे ज्यादा वो लोग पायलट उड़ा नहीं सकते प्लेन, क्योंकि फटीग आ गया तो डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी होता है और प्लेन में क्रैश। और उड़ान से पहले आई थिंक 10 to 15 आवर्स दे कैन नॉट ड्रिंक ऑल्सो, जो पायलट्स है। ये जो कायदे हैं ये एरोप्लेन के सेफगार्ड्स रखे गए। ऐसे भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं एरोप्लेन का, ब्लैक बॉक्स पता है ना, जब एरोप्लेन क्रैश होता है तो एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है
जिसको बहुत सेफ्टी के तौर पर उसमें कारण पता चलता है, कारण क्या है, और उसमें कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स में पता किया गया है और पता भी चला है कि कैप्टन बोल रहा है आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड मीन्स उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा वीक हो गया है, थक गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पायलट टायर्डनेस, राइट। तुम अनलिमिटेड नहीं उड़ा सकते क्योंकि फटीग स्टडी हर चीज में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि फटीग स्टडी नहीं किया जाए तो वर्कर कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे भी सिचुएशंस है, मैं तुमको बताता हूँ, जो भी ट्रैफिक पुलिस है अपना जो लाइफ रहता है उससे 10 साल कम रहता है ट्रैफिक पुलिस का लाइफ। कॉन्स्टेंटली पोल्यूशन वाला हवा, ट्रक ड्राइवर्स लाइफ 10 साल कम, बाहर ढाबे में कहीं पे भी खाना, लैक ऑफ स्लीप, लगातार गाड़ी चलाना, बैक का बैंड बच जाता है। बाय द टाइम दे रिटायर देयर बैक इज लिटरली गॉन, ऐसी हालत है। सो फटीग स्टडी, अच्छा जापान में आफ्टर एवरी 4 आवर्स ट्रैफिक पुलिस वाले को ऑक्सीजन बोला जाता है लेने। क्यों बोला जाता है? सो दैट वो पोल्यूशन में रहा है तो प्योर ऑक्सीजन उसमें जाए। अपने इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लाखों पुलिस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में गवर्नमेंट का खर्चा करोड़ों में आएगा, तो यहाँ पे नहीं चलता है। बट वहां पे आई थिंक रूल है आफ्टर एवरी 4 आवर्स दे मस्ट टेक सम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, क्योंकि तुम रास्ते में रहते हो, उससे फटीग कम होता है, करेक्ट। नाउ दिस वाज वर्क स्टडी जिसमें 4 भाग दिया है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन। नो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, रादर देन हैविंग 10 मशीन्स, आजकल, पहले क्या था, स्कैनर, पता है जो स्कैन करता है, पहले स्कैनर अलग आता था, प्रिंटर अलग आता था, फैक्स अलग आता था। तुमने एचपी का ऑल इन वन सुना होगा, जो वो स्कैन भी करता है, फैक्स भी होता है, प्रिंट आउट जेरोक्स भी होता है, एवरीथिंग इट डज। सो यू डोंट हैव टू हैव 3 मशीन्स। स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है कि तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, सी इलेक्ट्रिसिटी एक ही जा रहा है मशीन में, बट वो 3 काम कर रहा है, स्कैनिंग भी कर रहा है, प्रिंट आउट भी ला रहा है, मे बी जेरोक्स तुमको करना है तो भी कर रहा है, मे बी फैक्स के तौर पर उसमें बाजू में टेलीफोन भी होगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, अभी तो फैक्स का जमाना कम हो गया है, बट ऑल इन वन आजकल मशीन आते हैं, इट डज सो मेनी फंक्शंस टुगेदर, करेक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन में तुम जो टूल्स इक्विपमेंट, तुमको पता है जो गाड़ियां आते हैं उसके स्क्रूज नट्स भी एक स्टैंडर्डाइज होते हैं। इफ एक स्क्रू का साइज है तो बाकी सब जगह भी सेम रहेगा। यदि कुछ कम ज्यादा करना हो तो तुमको 50 प्रकार के, नैनो के जो टायर में जो है ना टाइटनर्स जो रहते हैं वो 3 प्रकार के, 3 अलग अलग, बाकी कार में 4 रहते हैं। सो उनका लॉजिक यह है कि जो टूल्स लगेंगे खोलने के लिए कार को, वो सब जगह उसके स्क्रू नट्स का साइज सिमिलर होगा, ताकि हर बार तुमको स्पैनर चेंज ना करना पड़े। लॉजिक समझ में आ रहा है? सपोजिटली ओसी की एक बुक है जिसमें 8 चैप्टर्स है। इफ आई गिव यू 8 डिफरेंट बुकलेट्स, एवरी टाइम यू हैव टू स्ट्रगल विद द बुकलेट ढूंढना, बट एक ही बुक में तुमको कभी ढूंढना नहीं पड़ता, एक साथ एक बुक रहती है। सो स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जबकि अपना एसपी बुकलेट बेस्ड है। सो इफ आई गिव यू द नेक्स्ट बुकलेट, तुम स्टडी करोगे तो तुम बोलोगे चलो आज कौन सा बुकलेट है, तुमको ढूंढना पड़ेगा, और चांसेस है तुम गलत बुकलेट लेकर आओ या भूल जाओ, हो सकता है। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन था। तीसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। तीसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप। ना फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, एक कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तो टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने इतना ज्यादा मास्टरी कर दिया कि तुम जैसे आओगे अटेंडेंस का क्लर्क अलग रहेगा, वर्कर अलग रहेगा, उसका टाइम रिकॉर्ड करने वाला अलग रहेगा, काउंटिंग के लिए अलग रहेगा, पैकिंग के लिए अलग रहेगा। सो फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब हर जगह पे देयर विल बी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे घर पे माताजी सब्जी काटेगी तो सब्जी धोने के लिए कोई और, काटने के लिए कोई और, मसाले डालने के लिए कोई और, पानी डालने के लिए कोई और, तेल डालने के लिए कोई और। इससे क्या होगा, तुम्हारा काम लिमिटेड, बट तुम दिन भर करोगे तो मास्टरी आ जाएगा। ये फंक्शनल फोरमैनशिप था। उसमें भी मैनेजमेंट थिंक करेगा, वर्कर विल डू, दोनों को अलग अलग काम करवा दिए। सो मैनेजमेंट विल थिंक, वर्कर विल डू। ये किसका मानना था? FW टेलर। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में एक जॉब में कई सारे टास्क होते हैं, हर एक टास्क के लिए अलग इंसान। ये कंसेप्ट तो वर्ल्ड क्लास है,
बट तुम्हारा खर्चा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह पे तुमको लोग लगेंगे, लोग बढ़ जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आएगा, बट कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो सक्सेसफुल भी था ये, लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़ने का डर था। चौथा, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। नाउ क्या होता है, एक तो तुमने वर्क स्टडी कर लिया, मोशन स्टडी कर लिया, फटीग स्टडी कर लिया, तो एक टास्क को स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर लेते? नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? अभी इफ जूम का फ्री वर्जन, नॉट द, हम लोग को 40 मिनट्स का सर्किट लागू नहीं होता क्योंकि पेड वर्जन है। आफ्टर एवरी 40 मिनट्स दे ऑल्सो रियलाइज कि ऐप देना भी है और 20 मिनट के लिए दो तो लेक्चर नहीं हो सकता। सो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो 40 मिनट्स में मैनेज करते हैं। सो बोलने का तात्पर्य है कि उन्होंने साइंटिफिकली 40 मिनट्स रखा हुआ है, और आजकल जो एप्स आते हैं वो काफी हद तक साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। अभी देखो फेसबुक ने क्या किया, दो तीन चीजें हटा दिया है। तुमको मैसेज आया कि नहीं पता नहीं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे ट्रैक होता था फेसबुक से, पता है? वो हटा दिया है अभी फीचर। आई थिंक नेक्स्ट फ्यू डेज में हट जाएगा, वेदर हट जाएगा, नियर फ्रेंड्स हट जाएगा। इससे क्या होगा, जरूरी चीजें रहेगा, और उसमें एक रिस्क है, क्राइम होने का चांस रहता है, समझ में आता है कौन कहाँ पे। अभी तो थोड़े दिन रुक जाओ, कुछ महीने या साल में वैसे तो तुम कहाँ पे हो, लाइव लोकेशन तुमने ऑन किया तो मुझे पता चलेगा। लोग बोलते ना कि मैं घर पे हूँ, घर पे नहीं घूम रहा रहता है कॉलेज रोड में, और ट्रैक कर सकते हैं लाइव लोकेशन चालू करने को बोला तो। लेकिन लाइव लोकेशन के बिना भी सामने वाला किधर है, एक बार 5G आ गया ना तो बच्चे लोग ज्यादा घूम नहीं पाएंगे, तुरंत ट्रैक हो जाएंगे कहाँ पे है। ये सब टेक्नोलॉजी तो अभी से भी है, लेकिन 5G जब लॉन्च होगा, करीबन अगस्त सितंबर में बात हो रही है लॉन्च करने की, तो वो बहुत एडवांस्ड होगा। तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग इज, तुम एक बेस्ट तरीका बनाओ काम का और वो तरीका को इम्प्लीमेंट करो। समझ में आ रहा है? बहुत सारे मशीन्स, तुमको पता है पहला कंप्यूटर वाज एज बिग एज अ रूम, फिर उसको छोटा 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 करके आजकल तो हार्ड डिस्क के डब्बे कितने छोटे हो गए। सिंपल सा है, दे रियलाइज कि बड़े डब्बे से कॉस्ट भी बढ़ता है, जगह भी ज्यादा खाता है, सो छोटे बॉक्सेस आजकल का ट्रेंड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ही सेड, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्क। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला, वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो जिसमें वो स्किल्ड है, ठीक है ना। नाउ अगेन, जैसे मेरा एक स्टूडेंट ने पहले दिन बोला ICMA, सुना है ICMA, ICAA की तरह वो करना है, फिर उसको CS करना था, फिर उसको CA करना था, डिफरेंट थिंग्स, ही वाज कंफ्यूज। मैंने बोला कि आर यू कंफर्टेबल विद अकाउंट्स, क्या लॉ, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग? इफ नो तो थोड़ा सा एनालाइज कर अपने आप को एंड डू द थिंग दैट गिव्स यू जॉय। क्यों बच्चे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको वो जॉब में पसंद नहीं आता जो उनको नहीं करना है। जैसे कॉल सेंटर्स में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं बिकॉज दे पे 15 to 20,000, लेकिन तुम कॉल सेंटर के माहौल में जाओगे, जो मैंने सुना है, मैं कभी जा नहीं पाया हूँ, वहां पे लिटरली लोग फुल नाइट स्मोकिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? बट क्यों लोग छोड़ते नहीं है, 15-20 हजार का लाइफस्टाइल उनको चाहिए रहता है, बट दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, नाइट शिफ्ट रहता है एंड दे आर ऑलवेज टायर्ड। ठीक है, सो तुमने ये पिक्चर देखी है धोनी का, वो TC रहता है, लास्ट में वो छोड़ के क्रिकेट में आ जाता है। सो यही वाली बात है कि जो वर्कर जिसके लिए स्किल्ड है उसको वही काम दो, उसको ट्रेन करो एंड ही विल परफॉर्म बेस्ट फॉर द कंपनी। फिर उसके बाद डिफरेंशियल रेट प्लान, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लान था। तुमको मैं बोलूं, तुम्हारा पगार 100 रुपया है, दिन में तुमको 100 यूनिट्स बनाना है। 100 क्या बनाओगे? 100 मोबाइल फोन बनाओगे। 8 घंटा तुमने, 8 घंटे का टाइम है, बट तुम दिन में 80 ही मोबाइल बना पाओ, टारगेट से कम अचीव किया। सो उन्होंने, टेलर ने क्या बोला कि गोल के हिसाब से 80% पगार, 80% उसने आउटपुट लाया ना, उसको पूरा पगार दो 100 रुपया। यदि तुमने 100 मोबाइल, मैंने बोला 100 मोबाइल बनाया तो बंदे को 20% ज्यादा दो। मैंने तुमको बताया कि दिन में 100 मोबाइल बनाओ, मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। तुम सिर्फ 80 मोबाइल बना पाए तो भी फुल पेमेंट, मतलब प्रेशर नहीं वर्कर पे। तुमने पूरा का पूरा 100 मोबाइल बनाया तो तुमको 120 रुपया।
तुमने 110 मोबाइल बनाया तो तुमको 130 रुपए। समझ में आ रहा है? सो वर्कर को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान बनाया। आजकल ये जो मैंने बताया था ना पेट्रोल पंप्स में, आजकल जब तुम पेट्रोल पंप भराते हो, आजकल लोग अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तुम पता नहीं सब जगह होता है कि नहीं, बट कुछ पंप्स में वो लोग बोलते हैं इधर आओ इधर आओ। क्यों? क्योंकि इनको टारगेट दिए रहता है कि तू इतना बेचेगा दिन में तो तेरे को इतना मिलेगा। इसलिए आजकल थोड़े से अटेंडेंट ज्यादा एक्टिव हो गए। 150 रहेगा तो बोलेगा 200 का भरा लो, उसका फायदा रहेगा तो ही बोलेगा। और जो कार सेल्समैन रहते हैं, कार के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, उनको भी पर कार 500-1000 रुपए मिलता है। सो वो लोग, अच्छा 500-1000 नहीं मिला, ठीक है, तो नॉर्मली उनको पता है फिक्स पगार है, कस्टमर आए न चाहे ना आए क्या फर्क पड़ना है। बट द मोमेंट दे नो उनको पर कार का इतना मिलना है, तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं कार बेचने का, क्योंकि उनको 10,000 तो पगार है, प्लस पर कार 1000 है, 5 कार बेचा तो उसका हो गया ना 15,000। तो आजकल ये सब इंसेंटिव्स वाइज आ गया धंधा कि तुमने, अच्छा एक और चीज है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनके दुकान है, इफ उन्होंने उतना जैसे डॉग फूड का कौन सा है, पेडिग्री, और उसमें भी एक रॉयल है शायद, रॉयल कैनाइन, वो बेचा इतने साल में इतने का बेचा तो यू विल गेट फ्री ट्रिप टू हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसा उनको मिलता है। और इनको मोटिवेशन आ जाता है, जो दारू की दुकान रहता है, तुमने साल में इतने क्रेट्स बेचे तो तुमको फ्री ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, ऐसे तक मैंने सुना है देते हैं। और कुछ जगह पे क्रेडिट कार्ड इतने का यू सामने वाले ने स्वाइप किया तो तुमको फ्री ट्रिप टू चाइना। लोग तो खुश हो जाते हैं कि भाई ये सब है, तो लोग बेचना शुरू कर। इसलिए तुम देखो कई बार तुमको फोन आते होंगे क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलता है। पर तुमको पता है बैंक अकाउंट वाले या क्रेडिट कार्ड वाले हर जगह पे दिखते हैं। मेरा जहां तक नॉलेज है, एक अकाउंट खुलवाया सेल्स एग्जीक्यूटिव तो उसको 1000 रुपये मिलता है, नहीं तो कहीं को अकाउंट खुलवाएगा। तो ये सब इंसेंटिव्स है। और लास्ट में अदर टेक्निक्स है, चार्ट, ग्राफ्स, स्लाइड्स, ठीक है ना, जिससे वर्कर को आसान, मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि तुमको मुझे बताना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं चार्ट्स ग्राफ्स के थ्रू बताऊं तो ज्यादा इंपैक्ट आता है। तुम क्रिकेट मैच का स्कोर बाय चार्ट्स ग्राफ ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे। समझा? तो ये तुम्हारे कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स थे। ये 7 पॉइंट लर्न करने को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 7 सेकंड में लर्न करवा दूंगा। तैयार स्टोरी सुनने के लिए जिससे 7 के 7 पॉइंट लर्न हो जाए? नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ सबसे पहले तुम्हारे सामने मैं स्टोरी एक बना रहा हूं जिससे 7 के 7 पॉइंट्स लर्न हो जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है? मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी शुरू करते हैं ये 7 के 7 पॉइंट्स लर्न करने के लिए टेक्निक। पहला क्या है बताओ? वर्क स्टडी। नाउ ऐसे सोचो, इंडिया के मैप के वर्क का स्टडी करना है, इसलिए इंडिया के मैप को 4 भाग में बांटा है। इंडिया के मैप का स्टडी करना है वर्क का, इसलिए तुम इंडिया के मैप को कितने भाग में बांट रहे हो? 4 भाग में। नॉर्थ में क्या है? टाइम। सोचो ना, नॉर्थ के लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, ऐसा सोचो। फिर साउथ के लोगों का मेथड ऑफ स्टडी बहुत अच्छा होता है। साउथ के लोग, केरला के लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो वो लोग मेथड ऑफ स्टडी बहुत अच्छा है। फिर तीसरा, वेस्ट के लोग जैसे मुंबई हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा भागदौड़ी। और तुम्हारा ईस्ट के लोग को बारिश का सामना करना पड़ता है, आसाम, दार्जिलिंग, तो उन लोगों को फटीग आता है, नॉन स्टॉप बारिश। चलो शुरू करो। मैप क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्क स्टडी। नॉर्थ में क्या होता है? टाइम। साउथ के लोग क्या होते हैं? टाइम क्या, हाँ पहला टाइम। साउथ के लोग क्या करते हैं? मेथड, उनका मेथड अच्छा रहता है। वेस्ट के लोग क्या करते हैं? हमेशा मोशन में रहते हैं। फिर ईस्ट, बारिश से थक जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जिसमें इंदौर आता है, उन्होंने तो नमकीन वस्तुओं को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इंडिया का बेस्ट नमकीन इंदौर का ही माना जाता है। इन तुम्हारे जो सेव आते ना, जो भेलपुरी या समोसे के ऊपर डालते हैं पतला, मेजॉरिटी इंदौर के ही रहते हैं। इंदौर इज सपोज टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द नमकीन। ठीक है, पूरे इंडिया में उनका पूरा नाम है। मैंने बताया था ना, उनका नाइट मार्केट भी है। किसी को नहीं पता होगा तो आज गूगल करना, फुल नाइट चालू रहता है वो मार्केट। ज्वेलरी के दुकान बंद हो जाते हैं रात को और फिर उनका मार्केट शुरू होता है। तो लोग रात को 12-12 बजे खाने जाते हैं वहां पे। बहुत अच्छा माना जाता है इंदौर का वो मार्केट। सराफा, सराफा बाजार बोलते हैं।
वहां पे एक्सक्लूसिवली फूड मिलता है आफ्टर गोल्ड शॉप क्लोजेस और उनका चालू होता है। लोग जैसे खाऊ गली है ना, वहां पे वो सराफा है इंदौर में। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या रहा, मैप का वर्क स्टडी करना है। नॉर्थ में क्या है, टाइम। साउथ में क्या है, ठीक है, मेथड। वेस्ट में क्या है, मोशन स्टडी। ईस्ट में क्या है, फटीग। नाउ कम टू सेंट्रल इंडिया। देखो मैंने क्या किया, मैप बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, फिर क्या आएगा, सेंट्रल, बराबर है। सेंट्रल में स्टैंडर्डाइजेशन, मध्य प्रदेश स्टैंडर्डाइजेशन है, इंदौरी जो है ना नमकीन में। भारत में पूरे इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र इंडिया का जीडीपी का 8 to 10% देता है, पूरे जीडीपी जो है। सो ऐसे सोचो, अभी मैंने क्या किया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल मध्य प्रदेश, और फिर वेस्ट में आया मैं, और भारत में प्योर इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। फिर अब नासिक में आ गए। नासिक में साइंटिफिक तरीके से अंगूर के टास्क का सेटिंग करके वाइन बनाया जाता है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट अंगूर और वाइन कहाँ पे होता है, नासिक में। वापिस से एक बार, पॉइंट नंबर 1 क्या है, फटाफट बताओ। मैप का वर्क, नॉर्थ इंडिया में टाइम स्टडी, साउथ इंडिया में मेथड स्टडी, वेस्ट इंडिया में मोशन स्टडी, ईस्ट इंडिया में फटीग स्टडी, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश सैनिटाइजेशन, नासिक में साइंटिफिक तरीके से अंगूर को वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद और यहाँ से नासिक से पहुंचो महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में चुनते सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरीज और लोगों को ट्रेन कराया जाता है वर्क में। नासिक से कहाँ पहुंचे, महाबलेश्वर में, ठीक है। उसके बाद नागपुर में डिफरेंट प्रकार के ऑरेंजेस मिलते हैं, जिनको वजन के हिसाब से नहीं पर पीस के हिसाब से बेचा जाता है। ऐसे सोचो, डजन के हिसाब से। स्टार्ट अगेन। पहला पॉइंट क्या था, मैप ऑफ इंडिया वर्क। नॉर्थ इंडिया में क्या है, टाइम स्टडी। साउथ इंडिया में क्या है, मेथड स्टडी। वेस्ट इंडिया में क्या है, मोशन स्टडी। ईस्ट इंडिया में क्या है, फटीग स्टडी। नाउ कम टू सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, क्या है वहां पे, सैनिटाइजेशन। कम टू नासिक, नासिक में क्या होता है, साइंटिफिक तरीके से टास्क सेटिंग। फिर यहाँ से क्या पूछोगे, महाबलेश्वर, वहां पे क्या किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से स्ट्रॉबेरीज को सिलेक्ट किया जाता है। कम टू नागपुर, वहां पे क्या किया जाता है, ऑरेंजेस को पीस के हिसाब से बेचा जाता है। और लास्ट में बाकी देश में भी अदर टेक्निक्स यूज करके आउटपुट निकाला जाता है, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट है। एक बार बिना देखे पॉइंट को लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।